गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष आज आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप, और जो हमारा चैप्टर 2 है वह नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर 2 है, हिस्ट्री क्लास 10। चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका डेवलपमेंट ऐसा माना जाता है कि यूरोप से हुआ। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करूं जिसने नेशनलिज्म के इमरजेंस में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो मैं सबसे पहले फ्रांस के डिक्टेटर एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेना चाहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने स्टेट या अपने अंपायर का एक्सपेंशन कर रहा था, तो उसने यूरोप के अलग अलग प्रोविंसेस में अपना कन्क्वेस्ट किया, जीत हासिल की, और उनको उनके कास्ट बेसिस पे, उनके रिलीजन बेसिस पे, उनके एथनिक बेसिस पे, इन 2-4 पॉइंट या बेसिस के आधार पर उन्होंने उसको यूनाइट करने का प्रयास किया। जैसे अगर मैं बात करूं, जब नेपोलियन जर्मनी के ऊपर आक्रमण करता है, तो उसने जर्मनी के लोगों का एक छोटा सा संघ बना दिया था जिसका नाम था राइन संघ। राइन आपने नाम सुना होगा। राइन जर्मनी की एक फेमस रिवर का नाम है। तो इस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे, उन लोगों का ही एक ग्रुप था जो एज अ कास्ट जर्मन जाति के थे। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा वर्ल्ड वार, खासकर सेकंड वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकंड वर्ल्ड वार के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा। और ये हिटलर भी जर्मन नेशनलिज्म, जर्मन राष्ट्रवाद की बात करता है। ये वही राष्ट्रवाद है जिसको बेस बनाकर हिटलर पूरी दुनिया में अपने अंपायर का एक्सपेंशन करना चाहता है, अपने अंपायर को एक दूसरे के ऊपर इंपोज करना चाहता है, थोपना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि जर्मन राष्ट्रवाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल राष्ट्रवाद है। और इस राष्ट्रवाद जर्मन जाति के लोग जिनकी जर्मन राष्ट्रवाद में, जर्मन नेशनलिज्म में सबसे अधिक भागीदारी, सबसे अधिक कहने का मतलब कि उसी को सेंटर बनाकर हिटलर ने पूरे दुनिया में जर्मन नेशनलिज्म को स्थापित किया। और आपने देखा भी होगा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा, उसमें कहा गया है कि हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है। फ्यूरर इन द मीन्स महान नेता, हिंदी में उसे महान नेता कहा जाता है। तो जो आज हमारा चैप्टर है उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्लास 9th में भी आप लोगों ने कुछ आइडियोलॉजी, और इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। आइडियोलॉजी के साथ साथ जो 19th सेंचुरीज के लेटर की जो इंसिडेंट्स होती हैं इंडिया में, उसने इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अपना इमरजेंस में अपना कैसे योगदान दिया, पार्टिसिपेशन किया। तो आइए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2-4 चीजों को आप ध्यान दिला दूं आपको कि यूरोपियन नेशनलिज्म, ये यूरोपियन नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। और यूरोपियन नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे ग्लोबल की तरफ बढ़ रही थी, उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट वगैरह आ चुका था। और धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन की ओर दुनिया बढ़ेगी, तो जो भी इंसिडेंट किसी एक स्टेट में या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कहीं होता है, कोई घटनाएं घटती हैं,
तो उसका इम्पैक्ट दुनिया के अलग अलग भागों में पड़ता है। जैसे मैं बात करूं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इतना ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है, और बाद में इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट रशियन रेवोल्यूशन पे पड़ता है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ की जो आइडियोलॉजी थी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी, भ्रातृत्व की भावना यानी बंधुत्व की भावना, फ्रेटर्निटी, तो इन ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलकर इंडिया में आए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, ये सारे जो आइडियोलॉजी थी ये इंडिया में निकल के आती है। तो धीरे धीरे यूरोपियन नेशनलिज्म का इंडिया में भी एक्सपेंशन होता है, और उसी का प्रभाव रहता है कि भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारत में राष्ट्रवाद के इमरजेंस में इंडिया के उन लीडर्स का इंपॉर्टेंस है जो फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स कहे जाते हैं। मैं थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा कि 1885 में इंडिया में एक ऑल इंडिया लेवल की एक पार्टी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस। इस कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 1885 में इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। तत्कालीन जो हमारे गवर्नर जनरल है उनका नाम है डफरिन, और डफरिन के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, तो ए.ओ. ह्यूम की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है। ए.ओ. ह्यूम जो है उसका फादर कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पीरियड को हम 3 भागों में मेनली डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग है 1885 से लेकर के 1905 तक, दूसरा भाग है 1905 से लेकर के 1915 तक, और तीसरा भाग है 1915 से लेकर के 1947 तक। तो जो फर्स्ट पार्ट है 1885, इसमें मॉडरेट का इंपॉर्टेंस है। मॉडरेट लीडर्स वे लीडर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स हैं। जैसे मैं इनमें बात करूं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबसी, ये जो लीडर्स हैं मॉडरेट हैं, ये नरमपंथी हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है नरमपंथी, यानी ये स्वभाव से नरम है। और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। इनका टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1915 तक। ये पर्टिकुलर टाइम इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि 1905 में इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा। और इसी स्वदेशी मूवमेंट में जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका प्रभाव, इफेक्ट बढ़ने लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। और फिर 1915 में इन गांधी जी का इंडिया में आगमन होता है। तो 1915 से लेकर के 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत के फ्रीडम रेवोल्यूशन को, भारत में जो नेशनल रेवोल्यूशन उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, इस रेवोल्यूशन को लीडरशिप देने का काम मोटे तौर पर एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम था गांधी, महात्मा गांधी। तो हम गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपके सामने ब्रीफ आइडियोलॉजी क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसके बारे में आपको बताया। अब हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो यूरोपियन नेशनलिज्म से कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं यूरोपियन नेशनलिज्म की जब बात करूंगा तो नेपोलियन से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार तक हम आते हैं। तो जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड के बाद, समाप्ति के बाद, यूरोप में कई सारे स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है, कई सारे छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं। राज्य इन द सेंस वो कंट्री ही होते हैं, लेकिन उनको स्टेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे बनाए गए थे, किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के आधार पर बनाए गए थे। जैसे
मैं बात करूं सर्बिया, सर्बिया जो है सर्ब कास्ट के लोगों का है, सर्बिया है, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये जो कंट्रीज हैं ये अलग अलग कास्ट के बेसिस के आधार पर बनाए गए हैं। तो यूरोपियन नेशनलिज्म के बाद यूरोप में नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है। इसका डेवलपमेंट होता है नेशन स्टेट्स का। और इसके बाद हम अगर बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम पहला पॉइंट ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के कई टर्म्स हैं, इन टर्मों में से हम देखेंगे एक एक टर्म, सभी को धीरे धीरे देखेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जो इंडिया में नेशनलिज्म इन इंडिया है वो कॉलोनियलिज्म यानी दो वर्ड है, एक है नेशनलिज्म यानी इसे कहा जाता है राष्ट्रवाद, और दूसरा है कॉलोनियलिज्म यानी इसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या है, ये अलग कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि कोई किसी भी राष्ट्र के ऊपर जब किसी दूसरे राष्ट्र का पॉलिटिकली कैप्चर हो जाता है, उस राज्य की जो उस राज्य का जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी दूसरे देश के कब्जे में चला जाता है, तो वो पहले वाला जो राज्य होता है वह कॉलोनी बन जाता है। यानी इसको मैं ऐसा समझाऊं कि ये है इंडिया और ये है यूके या ब्रिटिश। तो इंडिया का जो अगर जियोग्राफी देखें तो जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया में आया उस टाइम इंडिया के छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड था प्रांत, या उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे राजा थे। उन सभी राजाओं को धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी उन राजाओं की जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके आधार पर वो अपने प्रांत का फॉर्मेशन किया था उन लोगों ने, और इसके आधार पर उन लोगों ने जो रूल चला रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, किसके कंट्रोल में चला जाता है, ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। तो एक चीज का हमें यह ध्यान रखना है कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, लेकिन यूरोप का नेशनलिज्म कॉलोनियलिज्म के खिलाफ नहीं है। यानी भारत का जो राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशवाद के खिलाफ है। तो जो इंडियन नेशनलिज्म है, ऐसे भी कहा जाता है कि भारत में विभिन्न जाति संप्रदाय पद के लोग रहते हैं, यानी इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, और ये डाइवर्सिटी जो है आपको हर बेस पे दिखेगी। जैसे रिलीजन के बेस पे, रिलीजन, कास्ट, एथनिक ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आर्यंस है, और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ द्रविडियन है। तो हमारे यहाँ दो अलग अलग एथनिक ग्रुप के भी लोग हैं। तो इन सभी लोगों ने इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो सब क्या इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है सोशल स्ट्रक्चर में, मैं बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यानी सामाजिक विविधता की बात कर रहा हूँ। ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, क्या इस सोशल डाइवर्सिटी के सभी लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी? सबने लड़ी। हिंदुओं ने लड़ी, मुस्लिम्स ने, क्रिश्चियंस ने, सिख्स ने। कास्ट बेसिस पे हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आर्यंस और द्रविडियंस। पूरे भारत में एक नेशनल मूवमेंट जो चलाया गया था, वो नेशनल मूवमेंट कॉलोनियलिज्म के खिलाफ चलाया गया था, ना कि किसी और चीज के खिलाफ। तो इस कॉलोनियलिज्म में सभी ग्रुप्स ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी। और
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी इमर्ज होते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा क्लास 9 में जो पढ़ाया गया आप उसको मेमोराइज कीजिए और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हमें लिखकर बताइएगा। जैसे हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। हाउ कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म बोथ आर इफेक्ट ईच अदर, यानी कि कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर हु इमर्जेस द नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। और आइए इसके बाद हम आपका जो पहला पॉइंट है फर्स्ट बंटवार, उस फर्स्ट बंटवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट बंटवार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें